अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पंजाब इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल की लपेट में है। दरियाए चनाब और दरियाए रावी में बढ़ते पानी के बहाव ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में लाखों लोग मुतासर हुए हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हुई हैं, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये सैलाब न सिर्फ एक इंसानी अलमिया है बल्कि एक बड़े ज़रई और माशी बहरान का भी पेश खैमा बन रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब भर में अब तक सैलाब से 12 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 2.5 लाख अफराद अपने घरों से महरूम हो गए हैं। इनमें से तकरीबन 2.25 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब के दौरान न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी मुतासर हुए, ताहम रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 2.25 लाख माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके एक बड़ी हलाकत से बचाया, एक बड़ी अलमिया से बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर जारी हैं। दरियाए चनाब में इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। बुहाना के इलाके में बुखारियाँ के करीब पानी झंग शनियोट रोड तक पहुँच चुका है, जिसके बायस 85 देहात डूब गए हैं। हज़ारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें तबाह हुई हैं। इसी तरह गुजरात में भी सैलाब ने सरकारी इमारतों को अपनी लपेट में लिया है, हत्ता कि एक अस्पताल भी पानी में डूबा है। दरियाए रावी की सूरत हाल भी ख़तरनाक है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,98,000 क्यूसेक की हद को छू गया है, जबकि रावी से मुल्हिका 5 तहसीलों के 22 इलाकों को खाली करा लिया गया है ताकि इंसानी जानों को नुकसान से बचाया जा सके। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी सूरत हाल ख़राब है। मांगा मंडी में हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी पानी में डूब गई है। अब सैलाब ने कई ख़ानदानों को भी बेघर किया है। यहाँ तक कि सियालकोट में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद सैलाबी रेले की नज़र हुए हैं। मजमूई तौर पर इस इलाके में डूबने वालों की तादाद 9 अफराद तक जा पहुँची है। सैलाब ने पंजाब की ज़रई मईशत को भी नुकसान पहुँचाया है। चावल की काश्त के लिए मशहूर जफरवाल में 12,000 एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हुई है। परिंदों और मवेशियों के चारे के लिए अहम बाजरे की 5,000 एकड़ पर मुश्तमिल फसल भी सैलाब की जद में आई है। इसके अलावा मकई की 2,000 एकड़ और दालों की 100 से ज़ायद एकड़ फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। यही नहीं, कपास, सब्जियों और चारा जात की फसलें भी दरियाबुर्द हो चुकी हैं। दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस ज़मीन के बड़े टुकड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। इस तबाही के बराह रास्त असरात मुस्तकबिल में भी खुराक और सब्जियों की शदीद किल्लत की शक्ल में सामने आएंगे। जब एक तरफ लाखों लोग बेघर हों, हज़ारों देहात डूबे हुए हों, लाखों एकड़ ज़रई रकबा तबाह हो जाए, तो ये सिर्फ एक मकामी आफत नहीं रहती बल्कि पूरे मुल्क के लिए माशी और समाजी बहरान में तब्दील हो जाती है। अब बिलाशुबा पंजाब में जारी सैलाब ने इंसानी जानों, बुनियादी ढांचे और ज़रई मईशत तीनों पर कारी ज़रब लगाई है। ये लम्हा फ़िक्रिया है। क्या हम हर साल आने वाले सैलाब को किस्मत का लिखा समझ कर झेलते रहेंगे या फिर इसके तदारुक के लिए अमली और मौसर इक़दाम भी करेंगे? अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान अपनी गुफ्तगू में सैलाब से निपटने के लिए डैम्स की ज़रूरत को नागुज़ीर करार दिया है। दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग कि अगले साल फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 22% ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चेयरमैन एनडीए में जो कह रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे 3 दरियाओं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। दरियाए चनाब है, जेहलम है, रावी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? फोरकास्टिंग क्या है? क्या वर्स्ट इज येट टू कम? जी डॉक्टर साहब, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी जी हाँ, कट गई थी, जरा दोबारा जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 दरियाओं पे इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। रावी है, चनाब है, जेहलम है। वर्स्ट इज येट टू कम, यानी आप अभी एक्सपेक्ट किया जाए कि अभी मजीद आना बाकी है? नहीं नहीं, हम सब डेफिनेटली एक्सपेक्ट, अभी भी एक्सपेक्ट करें और ये पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था डेफिनेटली। कई मरतबा आप मेरे क्लिप्स उठा के देख लें, मैं कई चैनल्स पे पिछले हफ्ते कह चुका हूँ कि ये अभी केपी में मामला चल रहा है, तो डेफिनेटली ये तमाम पानी यहाँ नॉर्दर्न एरिया से होते हुए जाएगा पंजाब में एंड अल्टीमेटली सिंध में, और वहाँ पर स्प्रेड आउट होगा क्योंकि एरोसिव वेलोसिटीज की कम होगी। और देखिए रेहान तारिक साहब, वाटर की तो बाउंड्रीज नहीं होती हैं, हमारी तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना की, अफगानिस्तान की, लेकिन वाटर तो बाउंड्रीज नहीं देखता, तो ऑब्वियसली पानी ने तो मेरे ख्याल से और भी आना है। और देखिए, हमें डायरेक्टली ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। हम देखें, आप देखें, बार बार मैं कई चैनल पे आ भी जा रही है, डेफिनेटली हाइड्रो टेररिज्म इंडिया का है जब उसने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, लेकिन इस केस में आप देखें कि इंडिया क्या करेगा। मतलब है, अगर उसके पास उसका पानी उसके पास एक्सेस हो जाता है, व्हाट ही विल डू, ही मतलब उसके पास कोई और चॉइस नहीं है कि सिर्फ मतलब पानी को रिलीज करने के अलावा। आप मुझे राम साहब बताएं, अगर हमारे पास तरबेला डैम है,
अगर हमारा तरबेला डैम, मैं किसी रिपोर्ट में पढ़ रहा था 1 वीक बिफोर के तरबेला डैम 98% कैपेसिटी में चला गया। तो अगर आपका तरबेला डैम भर जाता है डेफिनेटली, तो स्पिलवेज इसलिए बनाए जाते हैं, उसने स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, पानी ने रिलीज होना ही होना है। हम देखें रेहान साहब, और भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, और डेफिनेटली मैं तो कोई एज सच आई एम नॉट बिलोंग टू एनडीएमए, या एनडीएमए ने कोई अलर्ट्स डेफिनेटली जारी किए होंगे। अभी मैं एक बंदे को आज ही के अभी ये सुना है कि 22% ज्यादा शायद एक्सपेक्टेड है। जी चेयरमैन लेकिन एनडीए में ये कह रहे हैं कि चीजें, अगले साल 22% इंटेंसिटी ज्यादा होगी, चेयरमैन एनडीए जी में कह रहे हैं। जी, तो जब देखें अगले साल कह रहा है, अभी देखें अभी भी 1 साल है, ये साल तो चले हमने जैसे भी थे गुजार लिया, तो 1 साल इज द हेल ऑफ अ पीरियड। हम हर चीज क्लाइमेट चेंज पे, क्लाउड बर्स्ट पे, फ्लडिंग पे, आबी जारहियत पे इंडिया की डाल देते हैं। देखिए हमारी अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, एज ए मतलब एज ए कलेक्टिव, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम नहीं निभा रहे। देखिए आपको मैं एक क्लियर कट रेहाम साहब बात बता दूं कि क्लाइमेट चेंज नो डाउट हो रहा है, और ये पहले 30 साल से लोग लगे हुए हैं। अभी तो हम एरा ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली हो रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं करता। लेकिन अगर आप 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज ना भी हो तो शायद इससे थोड़ी कम डेवस्टेशन हो, लेकिन फिर भी यह डेवस्टेशन होगी। क्यों होगी? देखें आपकी सोसाइटीज दरियाओं के अंदर बनी हुई हैं, आपके दरख्त दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, आपके रिवर के किनारे पे माइनिंग हो रही है बाकायदा। तो डेफिनेटली जब तमाम चीजें होंगी, पानी को अपना रास्ता नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है दरिया के फ्लड प्लेन में, और बिल्डिंग भी स्ट्रक्चर उसका अच्छा है जिसमें अंदर पानी नहीं घुस सकता, तो पानी तो डेफिनेटली उस बिल्डिंग को क्रॉस करके फिर आगे जाएगा। तो अगर पानी ने पहले 1 किलोमीटर जाना था, अब वो शायद 3 किलोमीटर जाएगा। तो हर चीज हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को, क्लाउड बर्स्ट को, फ्लडिंग को। देखिए हमारे मुल्क में रेहान साहब लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर कट पीपा एक्ट है, जाहिर है उनकी पाकिस्तान के। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। डॉक्टर साहब देखिए ये बात जी आप जी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हम एक फायर फाइटिंग मोड के अंदर है। इस वक्त तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त तो जो करना है पानी ने करना है। उसके बाद हम तो लोगों को ये कह रहे हैं कि यहाँ से नकल मकानी कर लें, इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें, छोड़ दें। अब तो पानी कर रहा है सर, तबाही मच रही है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी आज मरियम नवाज साहिबा ने भी और वजीर आजम साहब ने भी जब विजिट किया है तो एक ही बात पे एम्फेसिस हुआ है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें कंसेंसस के साथ जो है वो डैम्स बनाने हैं। तो क्या डैम्स इसका हल है? रिजर्वॉयर्स इसका हल है? बिल्कुल, रिजर्वायर के अलावा हाल ही हमारे पास कोई नहीं है। हम तो 10 महीने 11 महीने पानी के लिए चीखते हैं, और फिर 1 महीने में वही पानी हमारे लिए तबाही का सबब बन जाता है। देखिए इंडिया ने 28 डैम डिजाइन किए थे, जिसमें से 23 वो बना चुके हैं। हमारे पास कितने डैम्स हैं? हमारे पास तो टोटल आप देखें तो मेजर डैम हमारे पास मंगला है और तरबेला है, जब से पाकिस्तान बना है। तो आप देखें वे डू वी स्टैंड। तो हमें डैम तो डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे, हालांकि बड़े डैम के कुछ नुकसान भी हैं, एनवायरमेंटल फ्लोज कुछ कम हो जाते हैं। हमें छोटे डैम पर फोकस करना चाहिए। अगर अभी हम नहीं बनाएंगे डेफिनेटली, देखिए हमने जमीनी जंग और फजाई जंग तो इंडिया से जीत थी, लेकिन आबी जंग में हम हारते हुए नजर आ रहे हैं क्लियर कट इंडिया के साथ। और ये मैं इंडिया को कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए हमारा जो वाटर शेड्स है बेसिकली वो इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ शेयर्ड है। तो डेफिनेटली वन सेट ऑफ गुड पॉलिसीज विल इफेक्ट द पॉलिसीज ऑन इन अदर कंट्रीज। मतलब हमारी बैड पॉलिसीज इंडिया को भी इफेक्ट करेंगी, या इंडिया की बैड पॉलिसीज हमें इफेक्ट करेंगी। जिस तरह देखें अभी जो सारा सिस्टम चल रहा है, सो डेफिनेटली देयर आर सॉल्यूशंस आर इन आवर हैंड। हमें डैम्स बनाने चाहिए, हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करना चाहिए थ्रू रिचार्ज वेल्स। डिफरेंट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मतलब ये तमाम, और ये हमें बिल्कुल अच्छा, डिफॉरेस्टेशन को हमें बिल्कुल हार्ड करना चाहिए। इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम। देखिए बिल्डिंग्स बनाना, फ्लड प्लेन पे होटल्स बनाना, आपके दरख्त काटना, इनको बाकायदा क्लियरली पनिशेबल जुर्म करार देना चाहिए, ताकि कम से कम हम तबाही को थोड़ा सा हार्ड कर सकें, कमी ला सकें। और फिर हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर की तरफ रेहाम साहब जाना पड़ेगा। हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, हमने अडेप्ट करना है अपने आप को। एंड और वी वो शुड गो फॉर अ क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर क्या है सर? क्लाइमेट रेजिलिएंट स्ट्रक्चर वो होता है रेहाम साहब जो कि आपकी एक्सट्रीम क्लाइमेटीज, जो नेम मैं इसको दे रहा हूँ, जिसको वो बर्दाश्त कर सके। मिसाल के तौर पर आपको फ्लड एक जगह जाता आता है, तो आपकी बिल्डिंग इतनी होनी चाहिए कि वो फ्लड को रेजिस्ट कर सके, और फ्लड में वो बिल्डिंग इफेक्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस टू फ्लड। इसी तरह रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, इसी तरह हमारी रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक। तमाम चीजें हैं जो कि चेंजिंग सिनेरियो में हमें करने की जरूरत है, और हमें करनी पड़ेंगे। एंड दिस इज द टाइम रेहाम साहब, अभी भी हम नहीं करेंगे ना, तो ऐसा ना हो कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाएं,
और फिर हमारे पास कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा एक्ट है, पीपा एक्ट, उसको इन द लेटर एंड इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट फॉलो होना ठीक। चाहिए। देखिए, जो भी बिल्डिंग बनती है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, आपकी नेशनल पॉलिसी में है बाकायदा, उसका या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन होगा या ठीक। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो या इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन हो या किस शेड्यूल में आता है, मैं उसकी डिटेल मिल जाता, ठीक है। तो डेफिनेटली बच सकती हैं, बहुत सी बिल्कुल तबाहकारियों से सही, हम यानी बच सकते हैं। अल्टीमेटली हमें क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आसिफ जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डिफरेंट स्पॉट हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मुझे ज़रा उनकी तरफ जाना है और जानना है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। सबसे पहले सईद कसूर में दरिया सतलुज के किनारे मौजूद हैं। सईद से जानेंगे कि इस वक्त कसूर की सिचुएशन क्या है, दरिया सतलुज पे पानी का बहाव कैसा है, वाटर लेवल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सईद, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद, बताइएगा कि वाटर लेवल इस वक्त यहाँ पर कैसा है, कितने क्यूसेक पानी गुजर चुका है, कितने क्यूसेक मजीद पानी गुजरने की फोरकास्ट है? जी बिल्कुल रिहान, इस वक्त जो कसूर का ये इलाका है, दरिया सतलुज का ये किनारी इलाका कहलाता है, तलवार पोस्ट रेंजर की है। तो यहाँ पर आज सुबह जो पीडीएम की तरफ से फिगर्स आए थे वो 2,61,000 क्यूसेक जो पानी का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आया था, जिसके बाद कुल जो 200 तकरीबन 70 से ज़ायद जो मोज़ाजात थे वो इससे मुतासर हुए थे। कसूर की बात कर लें तो कसूर शहर के जो 72 जो गाँव थे, देहात थे, वो इस पानी से जो बहाव तेज़ आया, सैलाबी रेला आया, उससे मुतासर है वो हुए थे। और ये जो तलवार पोस्ट है यहाँ से और इस समेत सतलुज के मकान पर 18 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो रेस्क्यू का अमल है उसके लिए पॉइंट्स हैं वो बनाए गए थे, जिसमें रेस्क्यू 1122 का अमला था, शामिल था। पीडीएम समेत जो अल खिदमत फाउंडेशन और दीगर जो निजी इदारे हैं, रिफाई इदारे हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो शहरों के इंखला का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू था। लेकिन अगर बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की तो 14 अगस्त से इस मकाम पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए है ज़िली इंतज़ामिया और साथ दीगर इदारे, जिसमें गाँव की बात करें तो 72 गाँव थे, देहात थे, जो कि कसूर के जो है वो मुतासर हुए थे। और इसमें अगर आज का फिगर दें तो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आज के दिन 5,000 से ज़ायद जो शहरियों को जो है वो कश्तियों के ज़रिए और लांचों के ज़रिए रेस्क्यू है वो किया गया है। और उसके साथ साथ तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो मवेशी हैं, जिनमें गाय और भैंसें शामिल हैं, और उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया है। तो ज़राए का यही कहना है, और यहाँ पर मौजूद जो आला ऑफिशियल्स हैं जिनमें ज़िली इंतज़ामिया है कसूर की, उनका यही कहना है कि पहली तरजीह जो है वो शहरियों को बाहिफाजत और बासानी तरीके से उनका इंखला है, उसको अमल पर पूरा करना है। उसके बाद उनको जो है वो तिब्बी इमदाद है वो फराहम करना है। ठीक है सईद, आप ये बता रहे हैं कि 2,61,000 क्यूसेक पानी आज के दिन गुजरा है, तो इसका टोटल कैपेसिटी क्या है और इम्कानात क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, कितने लाख क्यूसेक पानी मजीद गुजर सकता है यहाँ से? जी बिल्कुल, अभी तक जो पीडीएम की तरफ से जो इतला थी वो ये थी कि 2,61,000 जो क्यूसेक पानी था वो गुजरा था। ये जो पीक है वही बताई जा रही थी, लेकिन साथ में यही भी कहा गया था क्योंकि इसका जो आइंदा आने वाला बहाव होगा वो कितने कम होगा, जिससे जो नुकसानात हैं उसका जो अंदाज़ा है वो अभी तहाल पीडीएम की तरफ से लगाया नहीं गया। तो यही कहा जा रहा है कि 2,61,000 जो है ये यहाँ पर जो आज रेला गुजरा, इससे भी कदरे मुतासर जो हुए हैं 72 जो गाँव हैं, देहात है, वो हुए हैं। अगर मज़ीद इससे बड़ा रेला आता है तो दरिया सतलुज के मकाम पर इर्द गिर्द जो लोगों ने गैर कानूनी तौर पर सोसाइटियाँ और घर तामीर किए हुए हैं उनको नुकसान का ज़ाला है वो ताहाल वो लगाया जा रहा है। और यही कहना है पीडीएम और ज़िली इंतज़ामिया का कि जो दरिया सतलुज का जो ये मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक इसके ऊपर कैपेसिटी इस इलाके की है। ये 3 लाख क्यूसेक तक पानी है, ये अपना बहाव है, ये बर्दाश्त कर सकता है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर देहात हैं, जो कि लोगों ने दरियाए सतलुज के अंदर जाकर अपना जो ज़री रकबा है वो तामीर किया हुआ है, साथ में मकानात है वो तामीर किए हुए हैं, उनके लिए जो अलार्मिंग है वो दी गई है कि वो उन लोगों को जो है वो पहले इतला भी दी गई थी कि वो बर वक्त तरीके से इंखला का अमल है वो यकीनी बनाए। लेकिन मुतअद्दिद जो शहरी थे वो ताहाल अपने इलाके पर ही मौजूद रहे, अपने शहरों देहातों में ही मौजूद रहे, जिनको अब है वो इंखला का सिलसिला है उनका शुरू किया हुआ है गुज़िश्ता 2 रोज़ से यहाँ पर। तो ज़राए का ये कहना है कि जो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक का ये एरिया है जो कि अपना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जो आज सुबह फिगर थी पीडीएम की तरफ से वो 2,61,000 क्यूसेक बहाव था वो पानी का था। और पानी के बहाव के साथ साथ जो यहाँ पर मुतअद्दिद पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं कसूर इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि शहरियों को जो है वो दरिया सतलुज के तरफ से जो है वो ना सिर्फ एक जगह से बल्कि मुतअद्दिद जगह से उनका इखला है वो यकीनी बनाया जा सके, ताकि बासानी तरीके से उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी अमल में लाया जा सके। तो आज जो है जो तलवार पोस्ट है कसूर की, यहाँ पर तकरीबन 5
5,000 से ज़ायद शहरी हैं वो रेस्क्यू किए गए हैं। उसके साथ मवेशी को रेस्क्यू अमल भी जारी है और ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक पहले मरहले के अंदर जो शहरियों को जो है रेस्क्यू करने का अमल है वो रात गए भी जारी रहेगा, लेकिन फिल वक्त जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं उनमें PDMA, रेस्क्यू 1122 समेत जो दीगर सरकारी इदारे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद आपका। सईद मौजूद थे कसूर में, दरिया सतलुज के किनारे। रावी की कंडीशन इस वक्त क्या है, और फिर हेड कादराबाद पे भी हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे। पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वहां की सिचुएशन भी आपके साथ शेयर करें। वेलकम बैक। हेड कादराबाद पे इस वक्त हमारे रिपोर्टर राना जायद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना जायद, बहुत शुक्रिया। राना जायद बताएं, हेड कादराबाद से अब तक कितने क्यूसेक पानी गुजर चुका है और कितने क्यूसेक पानी गुजरना यहाँ से बाकी है? मतलब ये अपडेट कर दें कि क्या अभी पीक हिट हो गई है या मजीद यहाँ पे भी वाटर लेवल बढ़ेगा? राज्य का सैलाब होने की वजह से वज़ीराबाद और इसके गिरदनवाग के जो मुतअद्दिद देहात हैं उनमें सैलाबी रेले का जो पानी था वो दाखिल हुआ, जिसके बाद देहात जो हैं वो सैलाबी पानी में डूबे, जिसके बाद इन देहात का जो ज़मीनी रास्ता है वो मुनक़ता होने की वजह से वहाँ पर बसने वाले जो हज़ारों अफराद थे उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। तो अब आज के हवाले से अगर बात करें तो पिछले रोज़ की निस्बत आज बतदरीज जो पानी की सतह में जो कमी है वो तो वाज़िया दिखाई दे रही है, लेकिन मुतअद्दिद जो देहात हैं अभी भी वहाँ पर जो है वो सैलाबी पानी होने की वजह से वहाँ पर बसने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि आज भी हेड मराला के मुकाम से 1,51,000 क्यूसेक का जो रेला है वो वहाँ से निकला है। दूसरी तरफ नाला पलकू पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड खानकी के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर भी 6 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो पानी रिकॉर्ड है वो वहाँ पर किया गया। जबकि हेड कादराबाद के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पर हेड कादराबाद में 9 लाख से ज़ायद क्यूसेक जो पानी है वो वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पर ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी जो है वो सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर बसने वाले अफराद मुश्किलात का सामना। तो दूसरी जानब पाक फौज और गुजरांवाला की ज़िला इंतजामिया की जानब से रेस्क्यू ऑपरेशन का। अच्छा राना जायद, आप बता रहे हैं कि 9 लाख क्यूसेक पानी सिर्फ हेड कादराबाद से गुजरा है, तो क्या ये मैक्सिमम पीक है जिसको टच किया है, और फिर गुंजाइश कितनी है यहाँ से पानी के गुजरने की? और क्या ये फोरकास्टिंग है कि इसके बाद मजीद पानी भी यहाँ से गुजर सकता है, यानी 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी यहाँ से गुजरने के इम्कानात है, या आपको लगता है कि नहीं वो जो रेला गुजरना था वो अपनी पीक टच कर चुका है? अच्छा, इस हवाले से ये आपको बात बताना बड़ी ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से जो सैलाबी रेला गुजरा है वो 70 साला तरीक का बुलंद तरीन जो सैलाबी रेला था। इसकी जो है वो 10,86,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो है मेरे पीछे से यहाँ से गुजरता हुआ हेड खानकी को टच किया। वहाँ से वो सैलाबी जो रेला है वो आगे हेड कादराबाद तक पहुँचा है। वहाँ पर जो है इससे कबल, इस बड़े रेले के पहुँचने से कबल जो है वो इंतज़ामिया की जानब से जो है 2 जगह पर जो है वो शगाफ डाले गए हैं, उनको बरूद के ज़रिए उड़ाया गया ताकि इसको पानी को जो डिवर्ट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसानात हैं उससे बचा जा सके और शहरी और वहाँ पर देहात में बसने वाले जो लोग हैं उनकी जानो माल को महफूज बनाया जा सके। तो अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में हज़ारों अफराद को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और हज़ारों की तादाद में जो मवेशी हैं उनको भी सैलाब से निकाला गया है। फ्लड रिलीफ जो कैंप हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान हैं, जबकि इस हवाले से कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की जानब से भी जो मुसलसल सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं उनका दौरा किया जा रहा है। अच्छा, लास्टली बताएं कि आपने कहा ना कि मुताद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है वो किस तरीके से हो रहा है? ज़मीनी राब्ता नहीं है तो जो टीमें इस वक्त ऑन ग्राउंड है, ऑन फील्ड है, वो क्या कर रही हैं और किस तरीके से लोगों तक पहुंचा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ज़मीनी रास्ता जब मुनक़ता हुआ तरीके सबसे बड़े सैलाबी रेले की वजह से, तो उसके बाद पाक फ़ौज और गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 की जानब से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कश्तियों के ज़रिए किया गया। इन कश्तियों के ज़रिए दूर दराज के जो देहात हैं वहाँ पर फंसे हुए अफराद को जो है बाहिफाजत जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया और महफूज मकामात पर जो है
वो मुंतकिल किया गया। तो आज दूसरे रोज़ भी ये फ्लड जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है और दूर दराज ठीक, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना कश्तियों के जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है देहातों के उसमें खत्म हुए हैं। जाहिर है इंसानी जान बड़ी कीमती है, लोगों को निकाला जाता है, लेकिन वही लोग ये कंप्लेंट भी कर रहे थे कि हमारे मवेशी जो लाखों मालियत के मवेशी हैं वो बह गए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ जी, काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त तो है, लेकिन जब ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने जा रहा था तो इससे पहले इंतज़ामिया की जानब से जो है इन देहातों में मुतअद्दिद बार ऐलानात भी किए गए कि इन इलाकों को छोड़ दिया जाए, अपने माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन बेशतर ऐसे अफराद थे, ऐसे देहात थे जिनमें से लोग निकलना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से इस सैलाबी रेले में जो है बड़ी तादाद में जो मवेशी हैं वो भी साथ बह गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल की बात करें तो इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी जानब से बर वक्त यहाँ पर इकदाम किए गए हैं। ठीक और है यहाँ राना पर साहब, बहुत सैलाब शुक्रिया। के- हेड कादराबाद से हमें अपडेट करने के लिए लाहौर का रुख करेंगे। दरियाए रावी के किनारे तौकीर अकरम, यहीं से आज मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने भी विजिट किया और उनके साथ मरियम औरंगजेब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। तो तौकीर की तरफ चलेंगे। तौकीर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं। दरियाए रावी पे इस वक्त पानी का जो बहाव है इन पर्टिकुलर, और फिर जो ऊंचाई है वो कितनी है, फ्लो क्या है और कितने क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर चुका है, और क्या अभी भी पीक टच करना बाकी है, आना बाकी है पानी का रेला? आज ही देखिए सिचुएशन जो है वो अभी जो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अभी तक पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन 2,15,000 तक क्यूसेक पानी यहाँ पर मौजूद है जिसका रेला गुजर रहा है। और बताया जा रहा है PDMA की जानिब से तकरीबन 2.5 लाख का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा, यानी कि तकरीबन 30 से 35,000 क्यूसेक का पानी का रेला जो है वो मज़ीद गुजरेगा। लेकिन आज इस वक्त की जो सिचुएशन है, पानी की रफ्तार गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से बहुत ज़्यादा तेज़ है और रफ्तार तेज़ होने की वजह से, गहराई तेज़ होने की वजह से जो पानी अपना रास्ता घंटों में बनाता था अब वो है तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे में, जो 3 से 4 घंटे लेता था अपना रास्ता बनाने में, अब वो आधे से 1 घंटे के अंदर अपना रास्ता बना रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा संगीन भी है और ख़तरनाक भी। और इसी हवाले से रेस्क्यू का अमला जहाँ पर हाई अलर्ट है, वहीं पर सिविल डिफेंस के अहलकार जो हैं वो भी हाई अलर्ट हैं और जो प्राइवेट गोताखोर हैं वो भी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेस्क्यू की जानिब से एक्स्ट्रा बोट्स भी मंगा ली गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से इसका दौरा भी किया गया था, कश्ती में बैठकर जो करीबी इलाके हैं उसका भी दौरा किया था। लेकिन अभी जो है वो पानी की सूरत हाल ये है कि पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं और पानी की कमी आने के चांसेस अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो क्यूसिक लेवल है पानी का वो 2.5 लाख तक जाने का इम्कान है। और अगर 2.5 लाख तक पानी जाता है रात के पहर में तो यकीनन वो खतरनाक जरूर होगा। और शायद कैपेसिटी भी 2.5 लाख क्यूसेक की है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये बात PDMA ने भी कही कि 2.5 लाख क्यूसेक की यहाँ पे गुंजाइश है। तो आपको लगता है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो फिल हो जाएगी आज? हाँ जी, बिल्कुल फिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी तसल्ली यहाँ से भी दी जा रही है कि 2.5 लाख क्यूसेक तक अगर पानी पहुँचेगा तो उसके बाद जो है इसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2.5 लाख क्यूसेक तक जब पानी पहुँचेगा तो उस पानी को हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पानी को जहाँ रास्ता मिलता है वो जो है वो अपना रास्ता अपना बंद तोड़कर जो है वो आगे निकल जाता है। मेरे बिल्कुल पीछे फरखाबाद इलाका है और वहाँ पर बहुत सारी आबादी ऐसी है जिन्होंने घर खाली करने से इनकार किया और इस वक्त वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बंद टूटने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू की जानिब से जिन इलाकों में जहां रावी के अतराफ़ के अंदर जो बंद बनाए गए थे कुछ कमज़ोर थे और कुछ टूटे भी हैं। और इसी वजह से ख़तरा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का कहना है कि पानी का जो रफ्तार है वो अनएक्सपेक्टेड है। इतने पानी की रफ्तार को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरह से पानी पीछे से आ रहा है वो अगर 2,15,000 तक अभी है और वो इतना ख़तरनाक है कि लोगों को 12 दफ़ा कहा जा रहा है कि इसके करीब मत जाएं, क्योंकि कुछ ही आधा घंटा अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये जो हाइट बनी हुई है तकरीबन 7 से 8 फीट की हाइट है और पानी जो है वो इस हाइट के ऊपर भी चढ़ता नज़र आ रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान पानी जो है वो इस हाइट को भी क्रॉस कर जाएगा और तकरीबन 8 से 10 फुट के जो खुश्की का इलाका है वहाँ तक पहुँचना शुरू कर जाएगा। लेकिन
लेकिन सबसे ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो रावी के अतराफ़ में इलाके हैं, मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो इलाका है, वो पूरा का पूरा जो है वो उसकी जो पानी की सतह का जो लेवल है वो उस इलाके तक पहुंच चुका है और वहां पर लोग जो हैं वो उस इलाके को खाली नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तौकीर को दिखाइए फुल विंडो पे। तौकीर, आप भी कैमरामैन से कहिएगा कि राइट लेफ्ट जरा दिखाइए घुमा के इस वक्त सिचुएशन क्या है, और फिर रेस्क्यू रिलीफ जो एक्टिविटीज है वो भी नजर आए। जी जी प्लीज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा राइड करके दिखाते हैं, मेरा कैमरामैन जूम करके, और आप पानी की रफ्तार को पहले थोड़ी देर के लिए देखें। अब पानी की रफ्तार से अंदाज़ा लगाएं कि पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं इसको जूम इन करने की, और जो पिछला इलाका है वो आपको इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहे हैं। अब ये इलाका है और पानी की सतह इस कदर ज़्यादा है कि जो ये पुल के पिलर हैं वो तकरीबन 20 से 25 फुट के ऊंचे हैं, और आधे जो पिलर हैं वो फिल हो चुके हुए हैं पानी से, और ये अतराफ़ में आप देख सकते हैं ये पिलर है, और पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि वो अपना रास्ता खुद ब खुद बनाई जा रहा है, और ये ख़तरे की घंटी जो है वो आज रात तक बहुत ज़्यादा है। और रेस्क्यू की जानिब से, PDMA की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि पानी की रफ्तार जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी जितनी अब पानी की रफ्तार तेज़ है। और बिल्कुल एंड पे अगर आप थोड़ा सा जूम करें, कैमरामैन, ये मेरा कैमरामैन जूम कर रहा है, आप अगर थोड़ा फोकस करें तो आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये वो लाइट्स हैं जो शहरी खड़े हुए हैं वहाँ पर, और ये घर खाली नहीं हुए हैं। और जो रेस्क्यू इंतज़ामिया है वो अपनी कश्ती से सायरन बजाकर, स्पेशली उस इलाके की तरफ जाकर लोगों को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी इन घरों को खाली कर दें, लेकिन लोग जो हैं वो ये मानने को तैयार नहीं हैं। और पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि बंद कोई भी टूट गया, तो पानी अगर किसी भी इलाके में शादरा के या दरियाए रावी के अतराफ़ में चला गया तो पानी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें बात यह है कि लाहौरी जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है कि लाहौरियों ने दरियाए रावी को तफरीह का मुकाम बना लिया, और पानी की रफ्तार तेज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि अगर कोई स्लिप हो जाता है या कोई गिर जाता है तो उसको बचाने के लिए यकीनन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलार्मिंग है, और ये चीज़ खासी अलार्मिंग है कि लोगों को सायरन बजा के मुतनब्बे किया जा रहा है कि आप विकेट कर दें, इवैक्यूएट करें यहाँ से, लेकिन नहीं किया जा रहा है। तो कि लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड कि अभी जाहिर है ये पानी का बहाव अगर इसी रफ्तार से ये पानी बहता रहता है जो हमें नज़र भी आ रहा है, और फिर आसपास घर मौजूद हैं जो खाली नहीं किए गए हैं, तो किस तरीके से फिर इसको काउंटर फाइट किया जाएगा? और कोई कोएर्सिव फोर्स इस्तेमाल नहीं की जा रही, कोई सख्ती नहीं की जा रही कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए? देखिए, सख्ती पुलिस और सिविल डिफेंस की जानिब से जितनी की जा सकती, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है कि लोगों को आप उठा के घरों से बाहर फेंक नहीं सकते हैं। पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी, AC जो है रावी की, वो अपनी ज़िम्मेदारी इस तरह से पूरी कर रहे हैं कि 1 घंटे में अगर 3 चक्कर भी लगाने पड़ते हैं शादरा के इतराफ़ के इलाके के तो वो लगा रहे हैं, जाके लोगों को इस हवाले से गाइड कर रहे हैं। लेकिन हमारी जब यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया के जो लोग हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे बात हुई तो उनका वाज़ह तौर पर कहना था कि हम लोगों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती से इस चीज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये एक सैलाब है। लेकिन लोगों ने जो है वो तकरीबन 70 से 80% लोगों का हमने इनखला कर दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर पक्के हैं जो यहाँ से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। और यही सिचुएशन अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पैदा हुई थी कि जो रेस्क्यू एहलकार है उन्होंने स्पेशली तौर पर 3 से 4 कश्तियों पर मशक की, और स्पेशली मेरे पीछे वाले एरिए पे जाकर लोगों को जो है वाज़िया ये पैगाम दिया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं। लेकिन उनको सामने से जो रिस्पांस आया वो शायद आपको भी सुन के हैरानी होगी कि वो मज़ाहिया रिस्पांस था जिस पे लोगों ने सीरियसनेस नहीं दिखाई। और अभी यहाँ पर भी ये सिचुएशन है कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं और सेल्फियाँ बना रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि सैलाब है, ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। आगे 2.5 लाख का रेला जो है वो यहाँ से गुजरेगा। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, दरियाए रावी से अपडेट्स कर रहे थे। और जाहिर है लाहौर वालों का मिजाज जो है वो भी इसके अंदर देखने में आया है कि इवैक्यूएट करने के लिए लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोऑपरेट नहीं कर रहे इंतज़ामिया के साथ। तो रिक्वेस्ट तो यही है कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे जो वाटर लेवल इस वक्त जितनी स्पीड से आता हुआ नज़र आ रहा है, तो कभी इम्कान ये है कि जो 2.5 लाख क्यूसेक का रेला है वो आज रात यहाँ से गुजर जाए। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
पार्लियामेंट की सियासत हमेशा से ताकत के खेल और अंदरूनी तजादात का इनादार रही है। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से अंदरूनी तजादात का शिकार है। जैसा कि अपोजिशन के उहदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को देने के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने अपनी ही पार्टी और सरबराह के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि ये चार्जशीट सलमान अकरम राजा के खिलाफ तैयार हुई है। अब तहरीक इंसाफ के अरकान का ये इकदाम इस अमर की निशानदेही कर रहा है कि जमात के अंदर गहरी दरारें पैदा हो रही हैं। ये सूरत हाल पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर सवाल उठा रही हैं। अब ज़राए के मुताबिक PTI की आइंदा सियासी कमेटी के इजलास में क़यादत से सख्त सवालात उठाए जाएंगे, खुसूसन उन रहनुमाओं से जो अडयाला जेल में क़यादत से मुलाकातें करते रहे हैं। ये एक नहायत अहम मोड़ है क्योंकि ये अमल पार्टी के अंदरूनी एतमाद के बहरान को मज़ीद वाज़ेह कर रहा है। अरकान का एतराज़ ये है कि स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा देने के फैसले ने हुकूमत को खुली आज़ादी फराहम कर दी है, क्योंकि पार्लिमानी कमेटियाँ वो प्लेटफॉर्म होती हैं जहाँ अपोजिशन अपनी ताकत को मुनज़्ज़म करके हुकूमत के फैसलों पर नज़र रखती है और अवामी मफाद के मामलात को उजागर करती है। इस्तीफ़ों के बाद अपोजिशन के पास वो इदारा जाती सहारा बाकी नहीं रहा जो हुकूमत की पॉलिसीज़ का तोड़ बन सकता था। अब ये सूरत हाल बुनियादी तौर पर पार्टी के अंदरूनी फैसलों और हिकमत अमली पर सवालिया निशान है। PTI हमेशा खुद को एक अवामी और उसूली जमात के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन अंदरूनी सतह पर अरकान का ये एहतजाज जाहिर करता है कि क़यादत के फैसले इत्तफ़ाक़ राय की बजाय इनफरादी सतह पर किए जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा के खिलाफ चार्जशीट इसी कशमकश का हिस्सा है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी मफाद और पार्लिमानी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया है। अगर ये चार्जशीट बाज़ाब्ता तौर पर सामने आती है तो ये ना सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि पार्टी के मजमूई तासुर के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक और पहलू ये है कि PTI को इस वक्त शदीद कानूनी, सियासी और इंतखाबी दबाव का सामना है। ऐसे में पार्टी के अंदर तकसीम, क़यादत पर सवालात और कमेटी से इस्तीफ़े हुकूमत के लिए एक बड़ी सहूलत बन जाते हैं। हुकूमत के लिए अब पार्लियामान में अपनी मर्जी के फैसले करना आसान हो गया है। बहरहाल पार्टी में तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद बैरिस 4 कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। एक तरफ कमेटियों से इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं तो वहीं ये खबरें भी सामने आई हैं कि बानी PTI ने PTI मेंबरान की मौजूदगी को बेसूद करार देते हुए उन्हें जुडिशल कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है। जबकि ज़राए से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर ने ऐसी खबर की तरदीद कर दी है। अब ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ वही गलती दोहरा रही है जो उसने माजी में दोहराई। सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद को मौजूदा सिस्टम से फिर से बाहर करने जा रही है? और ये खबरें भी गर्म हैं कि मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ मजीद इंतहाई कदम उठाते हुए कौमी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकती है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील की जा सकती है। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से निकलने की तैयारी है में दिखाई देती है, वहीं पर पार्टी के अंदर से इस हवाले से मज़ामत का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कान को भी जाहिर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर पार्टी सियासी एतबार से मज़ीद कमज़ोर हो सकती है। दूसरी जानिब आज बानी PTI के भांजे के खिलाफ जना हाउस हमले के मुकदमे पर समाअत हुई, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शेर शाह के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और मुलजिम शेर शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। बारकैफ ये दोनों सूरतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। PTI का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है और फिर जाहिर है पार्लिमानी सतह के ऊपर भी हुकूमत के साथ भी कोई मौसर स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जो काउंटर कर सके या कोई प्रेशर माउंट कर सके हुकूमत और मुक़्तदरा पर, वो भी दिखाई नहीं देती है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका ताल्लुक लाहौर से शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। लाहौर के नवाही इलाके रायवंड में गुज़श्ता दिनों 30 रुपए के तनाज़े पर 2 सगे भाइयों की लर्जा खेज कत्ल का इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जिसके बाद CCD हरकत में आई और इस वारदात के मुल्ज़िमान उवैस और शहजाद को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ आकर ख़त्म नहीं होती। CCD की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक जब पुलिस टीम इन दोनों मुल्ज़िमान को मज़ीद मुल्ज़िमान की निशानदेही के लिए रायवंड लेकर गई तो इस दौरान उनके साथियों ने अचानक हमला किया ताकि मुल्ज़िमान उवैस और शहजाद को छुड़वाया जा सके। लेकिन इत्तलात के मुताबिक इसी तसादुम में ये दोनों मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बनकर मारे गए। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान के साथी तौकीर ने दीगर साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला किया। मुल्ज़िमान की फायरिंग से ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम उवैस और शहजाद हलाक हो गए, जबकि मुल्ज़िम तौकीर साथियों के साथ फ़रार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अब इन मुल्ज़िमान की हलाकत को मकाफ़ात अमल का नाम दिया जाए या फिर जैसे को तैसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा बरामद होता है। दोनों मुल्ज़िमान ने 30 रुपये के एवज़ 2 कीमती जानें ली और बदले में उनका अंजाम भी इबरतनाक हुआ है। जिस तरह इन मुल्ज़िमान ने सगे भाइयों को उनकी ज़िंदगियों से महरूम किया, बिल्कुल उसी तरह उन्हें भी अपनी ज़िंदगियों से महरूम होना पड़ा। ये एक फितरी उसूल है कि जुल्म और बर्बरियत का अंजाम बिलाखिर
होकर ही रहता है। यहाँ मुल्ज़िमान ने जिस रास्ते का इंतखाब किया उसी रास्ते ने उन्हें अंजाम तक पहुँचाया। अब ये वाक़या इस बात की भी निशानदेही करता है कि जो बीज नफ़रत और तशद्दुद का बोया जाए वही पौधा बिलाखिर अपनी जड़ों को ही काटने लगता है। अब इन मुल्ज़िमान की हलाकत का वाक़या इबरत की एक ऐसी तस्वीर बन गया है जिसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन मुल्ज़िमान की हलाकतों के समाजी और नफ्सियाती पहलू भी अहम है। इन मुल्ज़िमान की हलाकतों से एक तरफ माशरे को ये पैगाम मिला है कि जुल्म का अंजाम बिलाखिर सजाई होता है, ख़्वाह वो अदालत के ज़रिए आए या हालात के हाथों। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह हुआ कि जराइम पेशा गिरोहों का अंजाम हमेशा बेएतमादी, धोखे और बदएतमादी में ढलकर तबाही की शक्ल इख्तियार करता है। इससे माशरे के दीगर अफराद को सबक मिलता है कि जुर्म का रास्ता वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है लेकिन अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है। बहरहाल उवैस और शहजाद की मौत इस बात का अमली नमूना है कि माशरे में की जाने वाली हर बुराई बिलाखिर अपने अंजाम को पहुँचती है। जिस तरह उन्होंने चंद दिन कबल 2 भाइयों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा, उसी तरह आज वो ख़ुद भी मौत के घाट उतर गए। ये कड़ी सज़ा किसी अदालत ने नहीं दी बल्कि हालात और उनके अपने आमाल ने उन्हें घेर लिया है। अब ये वाक़या ये अहम पैगाम भी देता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्से और तशद्दुद का रास्ता अपनाना ज़िंदगी को तबाही की तरफ धकेल देता है। दूसरी बात यह है कि जुर्म के रास्ते पर चलने वाला कभी सुकून और तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं कर सकता। और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि कानून की गिरफ्त से बचने की हर कोशिश आखिरकार इसी अंजाम को पहुँचती है। लिहाजा ये कहानी महज़ एक जुर्म और इसके अंजाम की कहानी नहीं बल्कि एक माशरती पैगाम भी है कि हमें बतौर फ़र्द और बतौर कौम ये समझना होगा कि तशद्दुद, जराइम और नफ़रत के रास्ते कभी भी कामयाबी या इज़्ज़त नहीं दिलाते। बहरहाल उवैस और शहजाद जैसे किरदार तारीख़ में एक स्याह बाब के तौर पर याद रखे जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात कल, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।